अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक और दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज की हमारी स्टोरी है तूफानी रात और चार गहरे दोस्तों की खौफनाक कहानी का पार्ट 2। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा की लहर इतनी तेज थी कि कैंडल्स के भी बंद हो जाने का खतरा था। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे, सब एक एक कमरे में चले गए। हुरिया दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था, जिसको भी स्याह कपड़ों से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी, दीवार पर जानवरों की तस्वीरें लगी हुई थी। बिजली की चमक उन तस्वीरों में जान डाल देती थी। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। उसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी को खोलने की कोशिश की। एक जोरदार झटके से अलमारी का दरवाजा खुल गया। अलमारी खुलते ही उसमें से एक मखौटा गिरा। उसे देखते ही हुरिया की चीखें निकलने लगी। उसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको किसी ने ना खोला गया। एक चादर उसमें पड़ी हुई थी। हुरिया ने उसे उठाया और बेड पर जाकर चादर ओढ़ ली। एक कपकपी उस पर तारी थी। बिजली की चमक और हवाओं का तेजी से चलना नहायत भयानक लग रहा था। खिड़की की आवाजें उसकी नींद को उचक कर ले गईं। अचानक एक चीख की आवाज आई और वो डर गई। उठकर बैठ गई। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई कि कौन है। डरते हुए उसने पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। उसने दरवाजा खोला, मगर वहां भी कोई ना था। लंबी सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर ना आया। फिर से बिजली चमकी, मगर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई दरवाजा न था जिनके जरिए जैन, माजिद और सहर अपने कमरे में गए थे। सब दरवाजे गायब हो गए। वो चिल्लाने लग गई। बिजली की चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो उसे एक और झटका लगा। उसके खुद के कमरे का दरवाजा भी वहां से गायब था। सिर्फ दीवार मौजूद थी। वो घबरा गई। अचानक एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर वो आंखों से अचानक से गायब भी हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो जोर जोर से चीखने लग गई, मगर वहां कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर माजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह और गीले कपड़ों की वजह से सो नहीं पा रहा था। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ लेटा हुआ है। उसने पीछे देखने की कोशिश की, मगर उसे अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। उसने अपने हाथ को जोर से बंद कर लिया। बिजली की चमक ने एक दीवार पर साया बना दिया। वो डर कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ना था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज उसके कमरे से बाहर सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। उसे बाहर कोई नजर न आया। सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और जैन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा न खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज आई। वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब ना आया और चीख भी गायब हो गई। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था। हाथ में जो कैंडल थी वो हवा के झोंके की वजह से बुझना शुरू हो रही थी।
حوریہ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں حوریہ بھی موجود نہ تھی۔ وہ زور زور سے حوریہ کو پکارنے لگ گیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے ایک آہٹ کی آواز سنائی دی۔ حوریہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ کی آواز اور تیز ہو گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، لیکن جب بھی وہ ایک نچلی سیڑھی پر قدم رکھتا، اسے ایک آہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین گیٹ پر دستک ہونے لگی، مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ دستک اس کی آواز میں گم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا، ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے لت پت تھا۔ یہ پسینہ خوف اور وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس سے وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور پھر سے ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹا تو دیکھا وہاں حوریہ تھی، جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز تھر تھرانے لگی۔ ماجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ ماجد نے اپنی شرٹ اتار کر پھینک دی۔ ماجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حوریہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ ماجد نے اپنی شرٹ اتار کر پھینک دی اور دوبارہ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اٹھا کر اس کے منہ پہ اچھال پھینکی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ وہ سوچنے لگا، لگتا ہے یہ ہوا ہے، کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے ہاتھ پر آ گری۔ اس نے دیکھا تو وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ جب اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ بوند غائب ہو چکی تھی۔ یار ماجد، لگتا ہے سحر کا اثر اب تجھ پر بھی ہونے لگا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اسی وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنی پہنی ہوئی بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر دکھائی دیا۔ حوریہ اور زین باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ سحر کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت؟ حوریہ نے پوچھا۔ وہاں سحر اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں، بتاؤ؟ زین نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار آہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، ادھر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اب جلدی سے ماجد کو لیتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔
जैन की बात पर दोनों ने इत्तेफाक किया। बिजली की चमक में इजाफा होता चला जा रहा था। गर्ज की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल उनके सर पर हों। वो चल रहे थे। अचानक जैन को अपने पांव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़ेह तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है, मेरे पांव गीले हो रहे हैं। सबकी नजर जमीन पर पड़ी। बिजली दोबारा से चमकी। देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैन के पांव खून में सुर्ख हो चुके थे। खून को देखा तो उसके हाथ में जो कैंडल थी वो नीचे गिर गई। हुरिया और सहर ने एक दूसरे को पकड़ लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। उनकी नजर जहां से खून आ रहा था उस तरह पड़ी तो वो खून माजिद की लाश से आ रहा था। उसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थी। सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। जैन को भी एक बहुत गहरा झटका लगा। इससे पहले बिजली की चमक अंधेरा करते उसने दोनों के हाथ पकड़े और कहा, चलो यहाँ से, नीचे चलो। वो भागते हुए नीचे की जानिब आ रहे थे मगर एक आहट भी उनका पीछा कर रही थी। वो मेन गेट की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने उन सबको पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? ये माजिद की आवाज थी। तीनों उसे वहां देखकर डर गए। वो बुनियान और पैंट पहने हुए था। उसकी बुनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। तुम? मगर तुम तो, जैन ने डरते हुए कहा। मैं क्या? वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो, हमारे करीब मत आओ, हमें पता है तुम माजिद नहीं हो, जैन ने पीछे हटते हुए कहा। मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं माजिद ही हूं। वो इनकी बातों पर हैरान हो रहा था और उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वहीं रुक जाओ वरना, जैन ने जोर से कहा और एक दीवार से एक तस्वीर उतारकर उसकी तरफ फेंकी। तो वो उसकी बाजू पर लगी तो उसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारी बाजू पर खून? सहर ने माजिद की तरफ बढ़ते हुए कहा। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो निकलेगा ही ना। ये देखकर सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? हुरिया ने घबराते हुए उससे पूछा। कौन सी लाश? कैसी लाश? माजिद चिल्लाकर बोला। यार, जितनी जल्दी हो सके हमें इस हवेली से निकल जाना चाहिए। जरूर इस हवेली में कुछ है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जैन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? माजिद कहने लगा। जैन ने कहा, कहीं भी चलो यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते। सहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार, दरवाजा नहीं खुल रहा। माजिद और जैन ने भी मदद की मगर कोई फायदा ना हुआ। इस हवेली से निकलना आसान नहीं है। एक हंसी की आवाज हवेली में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे मगर वहां कोई ना था। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? जैन ने ललकारते हुए कहा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो जैन की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर वो सहर की शक्ल में, और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो ना खुल सका। सब ने बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया मगर कोई रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज और तेज हो गई। बिजली की चमक सबको जुदा कर दी। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने को बेचैन थे। रात का तूफान थम चुका था। रात की स्याही
اب روشنی میں بدل گئی۔ ایمبولینس کی آواز حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں اس میں رکھی جا چکی تھیں۔ 3 کی موت بالکل ایک جیسی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ تینوں کے جسم پر کوئی خراش تک کا نشان نہیں تھا سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ اس کی گردن کو تیز دار خنجر سے کاٹا گیا تھا، مگر خنجر پر چاروں کی انگلیوں کے نشان تھے۔ باقی تینوں کی نبض بھی اسی چھری سے کاٹی گئی تھی۔ اس کیس کو آج تک پولیس بھی نہ سلجھا سکی۔